नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे पैरोल। पैरोल से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर होगा पैरोल एक उपचारात्मक तरीका है जिसके द्वारा कारावासियों को उनकी रिहाई के बाद के एक सामान्य सभ्य नागरिक के रूप में समाज में पुनर्निर्वासित किए जाने का प्रयास किया जाता है। प्रोफेसर सदरलैंड के अनुसार पैरोल एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कारावासी द्वारा किसी दांडिक संस्था या सुधारागार में दंड की अधिकतम अवधि का कुछ हिस्सा व्यतीत कर लेने के पश्चात उसे पूर्ण मुक्त किए जाने तक अच्छा आचरण बनाए रखने की शर्त पर राज्य सरकार द्वारा मान्य किसी संस्था के पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण में रखा जाता है। सर रॉबर्ट क्रॉस के अनुसार दीर्घावधि से दंडित कारावासी की दांडिक या सुधार संस्था से ऐसी रिहाई को पैरोल कहते हैं, जो उस सजा का कुछ हिस्सा जेल में काट लेने के पश्चात राज्य द्वारा इस शर्त पर प्रदान की जाती है कि वह निरंतर राज्य के पर्यवेक्षण में रहेगा और यदि वह पैरोल की शर्तों का उल्लंघन करता है तो उसे पुनः जेल में भेज दिया जाएगा। इलियट के अनुसार पैरोल अपराधी की कारागार या सुधारागृह से उसकी कारावधि पूरी होने के पूर्व की गई मुक्ति को कहते हैं, जो पैरोल अधिकारी की अनुशंसा पर उसे प्रदान की जाती है। प्रश्न 32, कारागार को परिभाषित कीजिए। उत्तर, कारागार की परिभाषा डॉक्टर सेठना के अनुसार कारागार का शाब्दिक अर्थ पिंजरा होता है, अतः कैदियों या विचाराधीन अभियुक्तों के निरोध के स्थान को कारागार कहते हैं। इसे जेल, बंदीगृह या कारागृह भी कहा जाता है। इसमें अपराधी को दंड एवं सुधार हेतु रखा जाता है। सन 1984 के कारागार अधिनियम के अनुसार कारागार राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वह स्थान है जहां बंदियों को अस्थायी या अस्थायी रूप से रखा जाता है। फेयर चाइल्ड ने कारागार की परिभाषा देते हुए कहा है कि यह एक ऐसी दांडिक संस्था है जिसका संचालन राज्य या संघीय सरकार करती है और जिसका उपयोग ऐसे प्रौढ़ अधिकारियों के लिए होता है जिसकी सजा 1 वर्ष से अधिक हो। परंतु फेयर चाइल्ड की उपर्युक्त परिभाषा त्रुटिपूर्ण प्रतीत होती है, क्योंकि कारागार में किसी भी अवधि की सजा के अपराधी को रखा जाता है, चाहे वह कितनी ही कम क्यों ना हो। सरल शब्दों में कारागार की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है: ये राज्य अथवा केंद्र द्वारा संचालित ऐसे दांडिक संस्थाएं हैं जिनमें दंडित अपराधियों को दंड भोगने तथा सुधार हेतु रखा जाता है। इसमें उन विचाराधीन अभियुक्तों को भी रखा जाता है जिन पर मुकदमा चल रहा हो। प्रश्न 33, परिवीक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, परिवीक्षा के मुख्य उद्देश्य। उच्चतम न्यायालय ने परिवीक्षा के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए रामजी मिस्सर बनाम बिहार राज्य AIR 1963 सुप्रीम कोर्ट 1088 के वाद में अभिकथन किया कि परिवीक्षा अधिनियम 1958 का उद्देश्य युवा अपराधियों को कट्टर अपराधी बनने से रोकना है, क्योंकि यदि इन युवा एवं नव अपराधियों को कारावासित करके अभ्यस्त एवं वयस्क अपराधियों के संपर्क में आने दिया गया तो वे उनकी संगति में पड़कर घोर अपराधी बन सकते हैं। न्यायालय ने आगे कहा कि अब यह पूर्णतः सिद्ध हो चुका है कि कोई भी व्यक्ति जन्मतः अपराधी नहीं होता, अपितु अधिकांश अपराध व्यक्ति परिस्थितियों से पराभूत होकर ही करता है। यद्यपि कट्टर अपराधियों को सुधारना बहुत कठिन है, लेकिन युवा तथा नव अपराधियों को सुधारने के लिए परिवीक्षा का प्रयोग निश्चित रूप से लाभकारी सिद्ध होगा। इसके परिणाम स्वरूप वे अभ्यस्त अपराधियों के संपर्क में आने से बच सकेंगे। परिवीक्षा अधिनियम इस उद्देश्य को ही प्राथमिकता देता है। स्पष्टतः यह अधिनियम कट्टर एवं घोर अपराधियों के लिए प्रयोज्य नहीं है, जो प्रायः असुधार योग्य होते हैं, लेकिन युवा एवं नव अपराधियों के लिए यह सर्वाधिक उपयुक्त होगा। प्रश्न 34, परिवीक्षा अधिकारी के क्या कर्तव्य हैं? उत्तर, परिवीक्षा सेवा में परिवीक्षा अधिकारी की भूमिका पहिए की धुरी के समान है। परिवीक्षा की सफलता या असफलता बहुत कुछ इन अधिकारियों की दक्षता और कार्यकुशलता पर निर्भर करती है। परिवीक्षा अधिकारी के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। 1, अन्वेषण एवं निगरानी। किसी अपराधी को परिवीक्षा पर छोड़े जाने के पहले उसके बारे में पूरी जानकारी एकत्र किया जाना आवश्यक होता है, ताकि उसके पूर्व चरित्र, सामाजिक, आर्थिक तथा पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर
उसके सुधरने की संभावनाओं के बारे में अनुमान लगाया जा सके। परिवीक्षा अपराधी को सुधारने हेतु उस पर उचित नियंत्रण, परिवीक्षाधीन अपराधियों द्वारा परिवीक्षा नियमों का उल्लंघन न किया जाए, यह सुनिश्चित करने हेतु प्राप्त आधिकारिक शक्ति का प्रयोग करना होता है। 3. विधिक प्राधिकारी के रूप में परिवीक्षा अधिकारी की भूमिका। परिवीक्षाधीन व्यक्ति तथा परिवीक्षा अधिकारी के बीच सामंजस्य तालमेल होना परम आवश्यक है। परिवीक्षा काल में अपराधी के जीवन में सुधार लाना तथा उसे समाज में पुनर्स्थापित करने का दायित्व परिवीक्षा अधिकारी पर होने के कारण उसकी परिस्थिति विधिक प्राधिकारी की होती है। उसे अपने अधीन रखे गए परिवीक्षाधीन अपराधी की समस्या को सुलझाने में सहायता करनी चाहिए तथा उसके सुधार एवं पुनर्वास में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। 4. निर्णय लेना। परिवीक्षाधीन व्यक्तियों के बारे में समय समय पर उचित निर्णय लेना तथा उनका निर्देशन करना परिवीक्षा अधिकारी का एक महत्वपूर्ण कार्य है। निर्णय लेते समय उसे ध्यान में रखना चाहिए कि इसका न केवल परिवीक्षाधीन पर बल्कि पूरे समाज पर प्रभाव पड़ेगा। अतः उसे परिवीक्षाधीन अपराधियों के विषय में अपने निर्णय इस प्रकार लेने चाहिए ताकि परिवीक्षाधीनों की स्वतंत्रता तथा समाज की सुरक्षा में उचित संतुलन बना रहे। प्रश्न 35. परिवीक्षा और निलंबित दंड में विभेद कीजिए। उत्तर: परिवीक्षा और निलंबित दंड में विभेद। 1. सभी निलंबित दंडों को परिवीक्षा नहीं कहा जा सकता क्योंकि परिवीक्षा में अपराधी पर पर्यवेक्षण रखा जाता है जो निलंबित दंड की दशा में आवश्यक नहीं। परिवीक्षा के अंतर्गत दंड का निलंबन या निर्णय पूर्णतः न्यायालय के स्वविवेक पर निर्भर करता है, जबकि सामान्य दंड के निलंबन में न्यायालय को सांविधिक प्रावधानों की सीमाओं का अनुपालन करना आवश्यक है। 3. परिवीक्षा में सजा का निलंबन या तो सजा निर्धारित किए बिना ही किया जा सकता है अथवा यदि सजा निर्धारित की गई हो तो उसे क्रियान्वित करने के पूर्व ही हो सकता है, परंतु सामान्य दंड के निलंबन में यह स्थिति नहीं है और वह विधि के प्रावधानों के अनुसार ही किया जा सकता है।